आज हम पावर्टी आज थर्ड पार्ट देखेंगे और ब्रशअप करते हुए चलेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हमने जो किया, दो क्लासेस में क्या मतलब लास्ट क्लास में हमने जो किया उसको थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने पावर्टी आज चैलेंज ये चैप्टर देखना शुरू किया था। तो हमने सबसे पहले केसेस ऑफ पावर्टी देखे कि रूरल पावर्टी क्या होता है, अर्बन पावर्टी क्या होता है, पावर्टी एंड किड्स किस तरीके से इफेक्ट करती है ब्रेन डेवलपमेंट को। फिर पावर्टी ट्रैप देखा हमने, और ये सब करते हुए फिर हमने पावर्टी के कई सारे कोड्स देखे। फिर पावर्टी कैसे मेजर करी जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वल्नरेबिलिटी, पावर्टी लाइन, ये सब डिस्कस करते हुए फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे करीब कॉजेज ऑफ पावर्टी में। पावर्टी के ग्लोबल स्टार्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका का केस हम आज देखेंगे, क्योंकि पहले हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी। वैसे तो हम ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कल। यहां से थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए हम केस ऑफ अफ्रीका देखेंगे, और अफ्रीका का केस देखने के बाद आपको ये जो कॉजेज ऑफ पावर्टी हम डिस्कस करेंगे ये और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ पावर्टी सबसे पहले हम केस जैसे पहले तो इसको चलिए ब्रशअप कर देते हैं। तो कॉजेज ऑफ पावर्टी को हम चार अलग अलग सेंस में देख सकते हैं। पहले तो पावर्टी इस लेवल पे है कि इंडिविजुअल लेवल से कम्युनिटी लेवल, और कम्युनिटी लेवल से फिर एक नेशन के लेवल पे। तो नेचुरल, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में यही कि कितना अनाज उगता है किसी जगह में, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने वहां पे ट्रेड रूट्स हैं, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में हो गया। नेचुरल जो रीजंस हैं, जिनके पास ज्यादा ये रिसोर्सेज हैं उनके पास ज्यादा पैसा आता है, जिन पे कम है ऑब्वियसली उनके पास कम पैसा आएगा, उनको कुछ और करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल रीजंस, पूरी दुनिया में यूरोपियंस का राज रहा है, और जो इतिहास रहा है एम्पायर्स से, वो थोड़ी संख्या में माइनॉरिटी बन के इस देश में चले गए, यही लोग माइनॉरिटी बन के किसी और देश में चले गए। तो इस तरीके से हर देश में अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, जहां पे कुछ लोग मेजॉरिटी में है, कुछ लोग माइनॉरिटी में है, और यहां से भी किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है। तो अगर हम इन सारे कॉजेज को अगर एक तरीके से देखें तो नेचुरल कॉजेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गए, बैरन सॉइल, ये एग्रीकल्चर के सेंस में, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास कितनी है, ट्रेड रूट्स कितने आपसे होके गुजरते हैं, आपकी नदियां नेविगेबल है कि नहीं, कितने हार्बर्स हैं आपके पास एक्सेस टू सी है कि नहीं, ये सब चीजें नेचुरल कॉजेज में हो गए। हिस्टोरिकल कॉजेज में हो गए कि आपका कॉलोनियल हिस्ट्री क्या रहा है, कितना आपके देश को या कितना आपके इलाके को हैम्पर किया गया है। इसके बाद जितने भी आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बने हैं, इनके चलते जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सिविल वॉर्स हुए हैं, और बाकी इसके बाद जो इतने भी वर्ल्ड सिस्टम्स रहे हैं। पॉलिटिकल कॉजेज में अगर हम देखें तो वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जितना पैसा आप थोड़ा बहुत जो कमाते भी हैं वो भी वॉर में आपका लग जाता है, बाकी आपका जितना नुकसान होता है। माल फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स, ऐसी गवर्नमेंट्स बनती हैं जो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। करप्शन की वजह से, ये करप्शन ही कहेंगे कि खदान है तो खदान से अगर कोई चीज निकली तो उसका पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए कि सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान दे सके। ये करप्शन इस सेंस में है कि जो देश के लीडर्स हैं वो खदान का पैसा आप ले जाओ और पैसा हमारे अकाउंट में डलवाओ। अब क्योंकि वो लीडर है तो कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी को पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पर्सनल वो करप्शन में जा रहा है कि सरकार के खाते में पैसा जाने के बजाय पर्सनल के खाते में, क्योंकि उनका बस ये है कि हमारी ताकत बनी रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत देशों में से हिसाब चलता है। मैनिपुलेटेड इलेक्शंस, की डेमोक्रेसी के सिस्टम्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, एंड बाकी रूल्स ऑफ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक फैक्ट है, एक कॉज ऑफ पावर्टी है। किस तरीके से ये भी हम बता चुके हैं कि कैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज को, एक पुअर कंट्रीज को लोन देते हैं, और फिर आपको इस तरीके की पॉलिसीज बनानी है कि आप वो लोन चुका सके। तो आप टैक्स बढ़ाइए, कीमतें बढ़ाइए, पेंशन्स कम करिए, ये सब चीजें। बाकी फिर इकोनॉमिक सिस्टम्स है, पावर्टी ट्रैप, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ, ये बहुत कम हो जाता है। जब हेल्थ पे असर पड़ता है तो पूरा फैमिली यूनिट डिस्टर्ब होता है, और फैमिली यूनिट डिस्टर्ब होता है तो उससे बच्चों का भविष्य, सब चीज डिस्टर्ब होता है। इसके बाद हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, डिक्रीजिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, कितना आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये सब अलग अलग कॉजेज ऑफ पावर्टी हैं, और इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। बाकी और भी एस्पेक्ट हमने देखे। लैंडलेसनेस, रूरल पावर्टी का तो सबसे बड़ा रीजन हमेशा से रहा है कि बहुत लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, तो जमीन नहीं है तो आमदनी का कोई
तरीका नहीं है, बस आप मजदूरी करिए, और मजदूरी भी साल भर नहीं मिलती गांव देहातों में, सिर्फ कुछ कुछ टाइम मिलती है जब ये खेती वाला सीजन होता है, हार्वेस्ट का सीजन होता है या फिर बोने वाला सीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो लैंडलेसनेस पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहीं से आता है, इलिटरेसी। जब आप गरीब हैं तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे बच्चों के फ्यूचर में, और ना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना आप उनको ऐसा माहौल दे पाएंगे कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में हो, चाहे खाना पानी, किसी भी सेंस में, किताबें और बहुत सारी जो एक अपब्रिंगिंग, एक एटमॉस्फेयर, तो हर सेंस में। और यहीं से जो गरीब होते हैं उनका ये साइज ऑफ फैमिली भी ज्यादा होता है, क्योंकि नॉलेज इतनी नहीं होती कंट्रासेप्टिव्स के बारे में और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, ये सब चीजों की नॉलेज नहीं है। और एक और चीज, जो आदमी गरीब होता है, जो इस टेंशन में है कि अगले महीने क्या होगा, वो फिर नॉर्मली इतनी छोटी मोटी चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, वो ज्यादा भविष्य की नहीं सोच पाते हैं गरीब लोग, ये एक बात फैक्ट है। और ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं कि अमीर लोग, जो अमीर लोग हैं, अगर उनके साथ भी ये सीन सिचुएशन हो जाए कि अगले महीने उनके सर पे छत रहेगी कि नहीं, उन्हें नहीं पता हो, अगले महीने उनको खाना मिलेगा कि नहीं, उनको अगर नहीं पता हो, तो इतने स्ट्रेस में रहेंगे कि उस स्ट्रेस के चलते एंजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे, गलत गलत फैसले लेंगे, एडिक्शंस हो जाएंगे, नशा करने लग जाएंगे और न जाने क्या कुछ करने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो एक अलग स्ट्रेस होता है जिसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर है, पुअर हेल्थ, फैमिली यूनिट के सेंस में एक बहुत बड़ा ये एस्पेक्ट है कि आपका पैसा भी जाता है, आप दिक्कत में भी आते हैं। और दूसरी बात, ये जो बीमार आदमी, उसकी सेवा करना वो अपने आप में एक काम है कि आप बाकी काम छोड़ के आपकी बाकी कामों में कितना डिस्टर्बेंस होगा। और आप गरीब हैं, गरीबों के सेंस में तो ये भी आप ध्यान रखिए कि उनके घरों में बहुत इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जैसे ही अंधेरा हुआ वो हो गया फिर पूरा अंधेरा, तो क्या पढ़ाई करें, क्या करें, क्या किताबें हैं। चाइल्ड लेबर, मजबूरी के तहत आपको बचपन में ही हो गया कि नहीं यार, घर का हाथ बटाना है, घर के खर्चे में अपना खर्चा अगर कुछ निकालना है तो इस सेंस में, और बाकी भेज भी दिया जाता है। ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा एक बिजनेस चलता है दुनिया भर में। चाइल्ड लेबर, बाकी टाइम टाइम पे जितना भी पैसा इकट्ठा हो, शादियों में खर्च होता है, दहेज देने में खर्च होता है। और हाँ, डाउरी का मतलब दहेज। ठीक है, तो दहेज इकट्ठा करना, अब बच्चियां पैदा हो गई हैं तो वो बाय डिफॉल्ट शादी करनी ही है, दहेज देना ही है। तो ये भी एक बड़ा सिस्टम है कि जो पैसा उनके एजुकेशन में लगना चाहिए, वो एजुकेशन का पैसा आप बचा रहे हैं कि उनके शादी में खर्च होगा, दहेज देने में खर्च होगा, उनके गहने खरीदने में खर्च होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिसके चलते ऑब्वियसली आपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, एंड दैट विल रिजल्ट टू क्या, वो इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे नहीं हो पाएगा, और वो अगली जो फैमिली यूनिट जो बनने जा रही है वो भी इतना सही लेवल पे नहीं होगा। इसके बाद हाई इंटरेस्ट लोन्स, अगर आप कुछ काम करते भी हैं तो भी आप अगर चाहते हैं कि आप अपने काम को बढ़ाएं, कि और किसी आदमी को रख लें कि और काम बढ़ा सके, और सामान खरीद सके, कि हम और कुछ बना सके, कि वो बेच के हम पैसा कमाएं, तो ये करने के लिए आपको उधार चाहिए। और गरीब लोगों को उधार नहीं मिलता है जल्दी, बैंक वगैरह से बहुत मुश्किल से उधार मिलता है, क्योंकि इन पे सिक्योरिटी रखने का कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और अगर इनको उधार मिलता भी है इनफॉर्मल सेक्टर से, तो इनको बहुत हाई इंटरेस्ट लोन्स के साथ उधार मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको लो इंटरेस्ट लोन्स के साथ उधार मिले गरीबों को। तो हमने कई सारे अलग अलग तरह के कॉजेस देखे, और इन्हीं कॉजेस को हम सम अप करेंगे। पहले हम देखते हैं ये डिस्कशन, व्हाई इज अफ्रीका सो पुअर। तो हमने जब वर्ल्ड पॉवर्टी के स्टैट्स हम देख रहे थे, तो हमने ये पाया कि अगर हम पूरे दुनिया की पॉवर्टी देखें तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें अफ्रीका में नजर आती है, और इतनी बुरी पॉवर्टी और कहीं पे भी इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे नहीं है। तो अफ्रीका में ऐसा क्या गड़बड़ हुआ, या ऐसा क्या चीज हुआ कि जिसके चलते अफ्रीका दुनिया की इस रेस में इतना पीछे छूट गया। तो इस चीज को एनालाइज करते हैं, अलग अलग रीजंस देखते हैं। तो अफ्रीका, ये हम जानते हैं कि कितने सारे अलग अलग देश बने हैं, छोटे बड़े। सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करिए, कई जगह आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी कि जैसे कागज पे बनाई गई हैं लाइंस,
और एक्चुअली कागज पे ही बनाई गई हैं लाइंस और फिर उसको रियलिटी में बनाया गया है। तो अब जरा देखना शुरू करते हैं हिस्टोरिकल इफेक्ट से इनके, व्हाई इज अफ्रीका सो पुअर। तो सबसे पहला शुरुआत होती इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी किस सेंस में, यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ा सा साम्राज्य के सेंस में था ऑटोमान साम्राज्य। ये जो पूरे इतने एरिया में ऑटोमान साम्राज्य था और बाकी ये यूरोपियंस थे ही। इन दोनों जगहों पे ही हमेशा ऐसा जो स्लेव्स के तौर पे यहां अफ्रीका से लोग ले जाते थे। तो अफ्रीका वॉज अ प्लेस ऑफ मतलब प्रोवाइडिंग स्लेव्स। हाँ 1500 1600 कह लीजिए, वहां से ही शुरू था ये। इसके बाद जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो यहां पे शुरू होता है ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। जब अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका की जब खोज हुई तो यहां पे अब नॉर्मली क्या होता था कि आप जिस जगह में गए हैं आपको वहां के जो लोग मिले हैं, जो नेटिव्स जिनको हम कहेंगे, उन्हीं नेटिव्स को आप मजदूरी कराते हैं किसी भी एरिया को जीतने के बाद। ठीक है, यहां पे दिक्कत क्या हुआ अमेरिका में, जब यूरोपियंस अमेरिका में पहुंचे, नेटिव अमेरिकन को इन्होंने हराया और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इलाके जीतने शुरू कर दिए। तो इन्होंने नेटिव अमेरिकन को स्लेव बना के काम करने लगाया। लेकिन नेटिव अमेरिकन, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी, कि ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ऐसी सिंपल बीमारियों से कभी एक्सपोज्ड नहीं थे, तो इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। तो इसके चलते, ये जो बीमारियों के चलते बहुत बड़ी संख्या में नेटिव अमेरिकन मारे गए। तो यहां पे काम करने वालों की जरूरत हुई और काम करने के लिए सब जहाज आते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके, कोई भी चीज सामान। और यहां अफ्रीका के बड़े साम्राज्य थे, जो राजा साम्राज्य थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे अलग अलग इलाकों में, उनको जाके ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देते थे, पैसा देते थे। लोग अंदरूनी इलाकों में वहां से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे और इनको स्लेव्स बना के जहाजों में बैठा देते थे। एज अ स्लेव बना के इनको ले जाया जाता था अमेरिका की तरफ, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो, और यहाँ पे इन्हें प्लांटेशंस में काम कराया जाता था। ठीक है, तो लड़ाइयां सबने करी हैं, यहाँ पहुंचने के बाद की लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन इसी वजह से तो इतना सख्त सिस्टम स्लेवरी के टाइम पे रखा गया कि ये लोग इतना बगावत ना कर सकें, ये जो ब्लैक अफ्रीकन थे। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका से, यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के, रॉ मटेरियल्स, चाहे फिनिश गुड जो भी एक्सेट्रा, टोबैको, शुगर, सॉल्ट, बाकी और भी चीजें, कॉटन, ये सब अलग अलग तरह की चीजें ले जाके फिर यूरोप में जाते थे और यहाँ बेचते थे। और फिर यूरोप से फिर आते थे, यहां से स्लेव्स उठाते थे। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल बनता था, जिसको हम कहते हैं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अटलांटिक को क्रॉस करने के सेंस में इसका नाम पड़ा। और इसके चलते नुकसान क्या हुआ अफ्रीका का, जितने भी इलाके थे सब जगहों से आप लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हो, स्लेव बना रहे हैं। नो डाउट ये ब्लैक लोग भी शामिल हैं, नो डाउट, लेकिन नुकसान तो टोटल अफ्रीका के सेंस में हो रहा है कि जो लोग ह्यूमन पावर, आप फैमिली यूनिट्स कितनी तोड़ते जा रहे हो और कितना आप नुकसान कर रहे हो। और ये स्लेव ट्रेड चला है सदियों तक। और इस टाइम पे ऐसा था कि यूरोप एंड यहाँ एशिया में खूब सारा सामान बन रहा था, खूब अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, और इंडस्ट्री आगे के टाइम में इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, कुछ इनोवेशंस होते हैं। उस टाइम पे अफ्रीका पिछड़ रहा था, क्योंकि अफ्रीका ने इकोनॉमी बना ली थी स्लेव इकोनॉमी। जो जितने बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग थे, इन्होंने अपनी स्लेव इकोनॉमी बना ली, और जिसके चलते ह्यूमन रिसोर्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे अपने ही कॉन्टिनेंट का। तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। यहीं पे तो रुक के हिंदुस्तान आते थे पूरा गोल चक्कर घूम के, तो इन्हें यहाँ के बारे में पता था कि ये भी है, ये भी है, लेकिन इंटीरियर कितना है, क्या है, वो इतना उस टाइम तक नहीं था शुरू में। ठीक है, तो ये सब चीजें। और बाद के टाइम में जब देश बने हैं, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बना दिए गए हैं, तो फिर ये तो अलग केस चला है। खैर, वक्त आगे बढ़ा, स्लेवरी और इस सब के बाद थोड़ा जब वक्त आगे बढ़ता है, अब होता है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका 1885। जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, सब ने ये चीज, यहाँ पे मशीन गन्स तब तक इन्वेंट हो चुकी थी, और मशीन गन्स के इन्वेंशन से एक चीज आपको क्लियर हो गई थी कि एक आदमी मशीन गन अगर पकड़ के खड़ा हो जाए तो सामने 10,000 की सेना हो जो कि तलवार भाले लेके आ रहे हो, आप तब भी उन्हें खत्म कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली एक यहाँ नहीं खड़े होगा और यहाँ भी सेना होगी, लेकिन एक छोटी सेना कंपैरेटिवली बहुत बड़ी सेनाओं को खत्म कर सकती है।
तो अफ्रीका में अब इनका एक सपना बन गया कि हम अफ्रीका में घुस सकते हैं, पूरा अफ्रीका जीत सकते हैं और जितनी जनजातियां हैं, समुदाय हैं, सबको हम हरा सकते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका के जितने बड़े बड़े, ये यूरोप के जितने बड़ी पावर्स हैं, सब ने अपना अपना एक हिस्सा बना लिया। तो ऊपर है फ्रांस, फ्रांस ने अपने नीचे का जितना हिस्सा है, फ्रेंच अल्जीरिया, फ्रेंच सहारा, ये सब पूरा फ्रांस ने ले लिया। जो अच्छी अच्छी जगह है, अब क्योंकि सब अंदर गए तो कहीं पे किसी और चीज की खदानें, कहीं पे किसी और चीज की खदानें। तो जैसे यहाँ पे रिसोर्सेज का आपको दिख रहा है, कहीं पेट्रोल निकल रहा है, कहीं डायमंड्स हैं, कहीं पे गोल्ड है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे रबर बहुत अच्छा होता है, कहीं पे किसी तरह की खदानें, मतलब ये खेती में कुछ अच्छा होता है। तो इस सेंस में सब ने अपने अपने इलाके ले लिए। जैसे जर्मनी को देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये जर्मनी के हिस्से हैं और जर्मनी थोड़ा नाराज था कि हम भी यूरोप के सुपर पावर हैं और हमें सिर्फ इतना छोटा छोटा इलाका दिया गया है। और जो वर्ल्ड वॉर 1 की जो लड़ाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 की जो लड़ाई थी, इन दोनों में बहुत बड़ा रीजन ये रहा है कि जर्मनी को अपना साम्राज्य चाहिए था। तो जर्मनी का सपना ये था कि जर्मनी भी यहीं ऊपर है यूरोप में, उनका सपना ये था कि ये इधर का पूरा एक स्ट्रिप वो जर्मनी की हो जाए, कि वो हमारा एक कॉलोनी है। तो खैर ये स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका होता है। और ये जो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका हुआ, ये कोई भी ये देख के नहीं हुआ कि यहाँ लोगों का धर्म क्या है, भाषा क्या है, कल्चर क्या है, ज्योग्राफी क्या है। सिर्फ ये देख के हुआ कि तुम्हें इतना मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, क्योंकि वो कितने लोग हैं डिवाइड करने वाले उस सेंस में। बीच का एरिया बेल्जियम को दे दिया गया, बेल्जियम कॉन्गो। तो अगर हम अफ्रीका को इस तरीके से अगर कंपैरिजन करें तो कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। इंटरकनेक्टेडनेस किस सेंस में कि जैसा मैं ये आपको अफ्रीका की केस में बता चुका हूं, इधर तो पूरा रेगिस्तान है, सहारा, और इधर के सेंस में अगर आप आए तो नदियां ऐसी हैं कि नेविगेबल नहीं है, जंगल हैं तो बहुत ही घने जंगल हैं, और कोई रोड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और इस तरीके से सब अलग अलग पावर्स ने अपना अपना इलाका अफ्रीका में बना लिया था कि आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका 1885। और जब क्लास 10th की हिस्ट्री आएगी उसमें यहां इस चीज का हल्का सा जिक्र आएगा, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का। ठीक है, तो संतोष जैसे सवाल पूछते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्लेवरी अफ्रीका में कोई किंग या गवर्नमेंट नहीं थी क्या? तो कई सारे छोटे बड़े साम्राज्य थे, कई सारे राजा लोग थे, लेकिन अफ्रीका की यूनाइटेड के सेंस में, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कोई देश नहीं है। हम अफ्रीका बोलते हैं कलेक्टिवली, क्योंकि हमें अलग अलग उससे मतलब नहीं है, हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं। लेकिन अफ्रीका बहुत बड़ा एरिया है और बहुत कल्चर्स हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के सेंस में भी। जैसे दुनिया में सबसे लंबे लोग कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका। दुनिया में सबसे छोटे लोग कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका। ठीक है, तो इस सेंस में कितना जेनेटिक डाइवर्सिटी है, सबसे छोटे अफ्रीका में है, पिग्मीज कहते हैं, 3, 3.5 फीट, 4 फीट। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत है। तो हर कोई राजा अपने अपने सेंस में देखता है कि हर कोई बस ये राजा को क्या चाहिए कि कहीं से पैसा आए, कुछ बिजनेस हो। तो उनके लिए क्या था? पैसा लो, लोगों को सप्लाई करो, पैसा दो, लोगों को सप्लाई करो। लेकिन यही प्रोसेस जब सदियों तक चलता रहा तो वो पैसा लोगों पे लगा नहीं, और लोगों को सप्लाई करते करते, आप लोगों को सप्लाई कैसे कर रहे हो? आप लड़ाई कर रहे हो कबीलों से, अलग अलग लेवल पे ट्राइबल से, और उनको तोड़ तोड़ के आप लेके जा रहे हो। तो उस सेंस में आप अपने इलाके का नुकसान कर रहे हैं। तो खैर इस सेंस में उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, और कोई पैसा भी नहीं बचा। अब आते हैं अफ्रीका के, ये तो हमने देखा हिस्टोरिकल रीजंस। तो शुरुआत हिस्टोरिकल रीजंस, इफेक्ट ऑफ स्लेवरी। तो सबसे पहले राइज ऑफ स्लेव इकोनॉमी हुआ। एक टाइम के बाद स्लेवरी का सिस्टम बंद कर दिया गया। तो जो लोगों को पैसा मिल रहा था वो पूरा पैसा मिलना बंद हो गया। स्लेवरी का डिक्लाइन हुआ कि अब लोगों को कोई खरीद के नहीं लेके जा रहा है आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इन सब के चलते क्या हुआ? लॉस ऑफ फैमिलीज हुआ, कितना सारा लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हुआ। कई सारे ऐसे किंगडम्स आपस में ये युद्ध किया करते थे कि वो स्लेव्स को सप्लाई कर सके ऑटोमान के लिए और यूरोप के लिए।
जैसे कि घाना, माली, ऐसे कई सारे साम्राज्य थे। कॉलोनियल लेगेसी, अब जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस पूरे दौरान, एक्सप्लॉयटेशन के सेंस में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर कॉन्गो का, ये कॉन्गो जो है ये मिला था बेल्जियम को। बेल्जियम के एक राजा थे किंग लियोपोल्ड, यहाँ पे रबर की प्लांटेशन है, रबर के पेड़ लगाए गए। डायमंड की खदान है, इसका मतलब वहां कुछ और नहीं होगा क्या? तो वहां रबर के खूब प्लांटेशंस लगाए गए और इतना लोगों को टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना रबर निकालना ही निकालना है, और अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। और इस तरीके से खूब जबरदस्त पनिशमेंट्स दिए जाते थे, लोग भाग जाते थे काम करके, उनको फिर पकड़ा जाता था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वो सब स्लेवरी के केसेस हैं, बहुत ही। ठीक है, तो अब ज्योग्राफिकल कॉजेस देखते हैं। तो एक चीज है रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अफ्रीका वैसे तो बहुत रिच है रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कुछ जगह है जहां पे बहुत रिसोर्स हैं, कुछ जगह है जहां पे कम है। और अफ्रीका के साथ ये चीज हुआ है जिसे कहा जाता है रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स का मतलब ये दो एस्पेक्ट में होता है, और ये रिसोर्स कर्स हिंदुस्तान ने भी झेला है। जो हम हिंदुस्तान से हमेशा कहते हैं कि हम पे आक्रमण हुए, बाहर से लोग आए, तो लूटा किसको जाता है? जो अमीर होता है, जिसके पास होता है कुछ लूटने के लिए, वही लूटा जाता है कि गरीब लूटा जाता है? कौन लूटा जाता है? जिसके पास कुछ होता है। तो आपके पास था वैल्यूएबल चीजें, तो दुनिया, ये सब गरीब लोग आ रहे थे आपको लूटने के लिए। ठीक है, तो पहला कर्ज क्या हुआ? जैसे ये आम बोलचाल की भाषा में भी तो ये बात बोली जाती है कि खूब अमीर हो जाओ लेकिन सुकून चला जाता है, क्योंकि आपको डर हो जाता है चला ना जाए। ठीक है, तो ये रिसोर्स कर्ज, तो ये भाई जो रिसोर्स वाली जगह है सब ने झेला ये चीज, कि जहां रिसोर्सेज, अब ये यूरोपियंस को क्या पड़ी थी अफ्रीका को हमें पूरा कंट्रोल में करना है, क्योंकि रिसोर्सेज है उनके पास। तो पहली चीज तो ये रिसोर्स की वजह से जितने भी लोग हैं, डाकू चोर, वो सब खींचे जाते हैं, पहला दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या? रिसोर्स कर्ज के सेंस में क्या है? राजा जो होता है, राजा को चाहिए कि उसे पैसा मिलता रहे, सरकार चलती रहे, सरकार के खर्चे निकलते रहे, आर्मी का खर्चा निकलता रहे। राजा की पहली प्रायोरिटी ये होता है कि मेरा राजमहल और मेरी आर्मी ये होता रहे सबसे पहले, और मेरी ताकत हमेशा बनी रहे, मैं हमेशा राजा बना रहा हूं। ये दो प्रायोरिटी सब राजाओं की होती है। तो अगर किसी जगह में मान लीजिए कोई खदान है कि राजा को कुछ करना ही नहीं है, पब्लिक से कुछ करवाना ही नहीं है, बस इसको उठा के बेच दो, पैसा मिल जाएगा, हमारी आर्मी भी है और हम भी हैं, तो राजा को क्या इंसेंटिव मिल रहा है? पब्लिक को पढ़ाने का, पब्लिक को आगे बढ़ाने का, पब्लिक के बिजनेसेस को बढ़ाने का। तो वो मतलब एक ये कर्ज होता है कि आपको भी फायदा दे सकता था, लेकिन इन अ लॉन्ग रन वो आपको नुकसान दे रहा है। तो ये एक रिसोर्स कर्ज, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। और यहीं पे अगर ऐसे जगह है जैसे कि जापान का एग्जांपल लेते हैं, तो जहां पे कुछ भी रिसोर्स नहीं है कि हम कुछ सीधा बना बनाया सा है, कुछ बेच देना है, पैसा आ जाएगा, तो वहां पे राजा लोग को मजबूरी है कि जो पब्लिक है, पब्लिक को पढ़ाओ, पब्लिक को बिजनेसेस डेवलप करो, कि पब्लिक कुछ बनाए कि हम उसे बेच पाए। तो आप ऐसी आर्ट्स, क्राफ्ट्समैनशिप और ये सब पे काम करोगे, ध्यान दोगे कि यार क्या हम ऐसी तलवारें बना सकते हैं कि वो खूब महंगी महंगी बिके? हाँ, करो भाई, कोशिश करो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो आप कुछ बेचो, पैसा आए, तो भाई कुछ करना पड़ेगा आपको पब्लिक के ग्रोथ के लिए, और वो पब्लिक के सिस्टम्स अच्छे हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब करना पड़ेगा आपको कि एक अच्छा माहौल बन सके, कि बहुत क्राइम ना हो, बहुत वो कि कोई टैलेंटेड हो तो ऊपर उभर के आ पाए। तो ये रिसोर्स कर्ज है जो अफ्रीका ने बहुत झेला है दोनों केसेस में, कि सब लोग आ गए लूटने के लिए, और यहां के जो लोग थे, जो राजा लोग थे, वो लुटने तैयार थे कि ले जाओ कि खदान, और बस हमें पैसा दे दो कि हमारा राज बना रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं था कि हमारी जो प्रजा है ये किस हाल में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में अफ्रीका डिसएडवांटेज्ड तो है, ये चीज मैं आपको उसमें बता चुका हूं। कोई नेविगेबल नदियां नहीं है, कोई रास्ते ढंग से नहीं है, जंगल है तो जंगल ही बहुत घने हैं, नहीं तो रेगिस्तान है, एक तरफ तो पूरा रेगिस्तान है। तो दुनिया से भी काफी हद तक कटा रहा उस सेंस में कि इन्फ्यूजन ऑफ आइडियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और
एक टाइम पे था, ये अच्छे खासे लेवल पे था अफ्रीका, लेकिन इतना कोप अप नहीं कर पाया इन सब चीजों के चलते। तो ये हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसके बाद अब जरा देखते हैं इनको नेचर ने और किस किस तरह से मारा। तो ये डिजीज बर्डन, तो प्रिवेलेंस ऑफ डिजीजेस, मलेरिया से लेके जितनी अलग अलग बीमारियां, HIV एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मतलब सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे बुरी बीमारियां अफ्रीका, गढ़ रहा है बीमारियों का। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि फैमिली यूनिट्स इतना टूटी हुई सी रहती हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहती, और बाकी इसके बाद गरीबी के चक्कर में खराब हवा, खराब पानी, ये सब चीजें, और एजुकेशनल चैलेंजेस कि भाई लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी वजह से इट हिंडर्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, कि लोगों का ढंग से डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन ये सब होता नहीं, जिसकी वजह से लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। और इन्हीं सब चीजों के चलते कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एटीट्यूड होता है कि हम अपना, अब जैसे इंडिया के सेंस में टाटा के एग्जाम्पल थे कोई, कि उन्होंने सोचा कि हम हिंदुस्तान की कंपनी बनाएंगे जो ऐसा लोहा बनाएगी, स्टील बनाएगी, ऐसा करेगी। फिर कोई आया होगा हिंदुस्तान से कि हम ऐसा सा इंडस्ट्री बनाएंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड पूरे देश के सेंस में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ अफ्रीका में ये बन ही नहीं पाया। और तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है कि हम कोई बिजनेस शुरू करें, कुछ नया शुरू करें अफ्रीका में, और अगर वो शुरू करते भी हैं तो उनको कोई एजुकेटेड एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस किया है अफ्रीका ने। इसके बाद स्लेवरी खत्म होती है। स्लेवरी के खत्म होने के बाद इनके हाल ये है कि कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ नहीं रहे इन पे, कोई पैसा देने वाला कोई बचा नहीं है। स्लेवरी, एक स्लेव इकोनॉमी जा चुकी है। कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई थिंकर्स, मोटिवेटर्स, कुछ ऐसे लोग हैं नहीं। रिसोर्सेज का कोई खास यूज हो नहीं पा रहा। बाकी डिजीज रिडन तो है ही, तमाम तरह की बीमारियां। इसके बाद एक टाइम आता है, ये तो एंड ऑफ स्लेवरी वाला टाइम है, एक टाइम आता है सारे यूरोपियन पावर्स यहां से निकलते हैं और अलग अलग देश बन जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बांटे थे अपने इलाके, उन्हीं बाउंड्रीज पे मोर और लेस और डिविजन्स हो जाते हैं और वो अलग अलग देश बन जाते हैं। और जब ये अलग अलग देश बन गए तो अब यहाँ पे राजनीति की शुरुआत होती है। अब जब राजनीति की शुरुआत होती है तो जितने भी अफ्रीका के देश बने, ये चीज जैसे हमने देखा अफ्रीका का मैप, जितने भी देश बने हैं आर्बिट्रेरी बने हैं, ना ज्योग्राफी का ध्यान, ना भाषा का, ना किसी भी सेंस में कल्चर का। तो किसी भी देश में देखें तो इतनी तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, तो कौन सी भाषा में काम होगा? अब लड़ लो सब लोग आके, कैसे वो चीज होगा? और राजनीति, यहां पब्लिक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है कि चुनाव होगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो इसके चलते दो रास्ते हुए। पहला रास्ता तो ये कि जगह जगह पे अथॉरिटेरियन लीडर्स आ गए, ठीक है। तो जैसे हम यहां पे देखते हैं ऑटोक्रेटिक, ये जितने येलो में देख रहे हैं ये सब ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर के जैसे का राज है, जो येलो एंड थोड़ा लाइट येलो में है, हाँ फिलहाल। और ये डेमोक्रेसी, जहां जहां ग्रीन है यहां यहां चुनाव होते हैं। तो इस सेंस में क्या होने लगा, अब मान लीजिए कोई नेता है और अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के। तो अगर दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है ये वाली पॉलिटिक्स कि हम सबको कुछ ना कुछ देंगे, हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब जो लोग नेता लोग ऐसी बातें करते हैं वो सब लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक ग्रुप पकड़ते हैं कि जैसे यहां पे सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की है, तो आप कुछ करो ना करो 4 लोग के वोट ले लो तो आप मैक्सिमम मेजॉरिटी पार्टी बन जाएंगे। तो फिर ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है, मेजॉरिटेरियनिज्म और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सेंस में ये पब्लिक पॉलिटिक्स इस तरीके की आई, ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने फिर एजुकेशन पे और इन सब चीजों पे स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दे पाए। और वैसे भी जब आप इतना पिछड़ जाते हैं तो वो और मुश्किल हो जाता है रास्ता आपके लिए। देखिए, ये देशों को रीअरेंज करना ये तो बहुत मुश्किल है। आप आपस में कोऑपरेशन बना सकते हैं और हालात अब थोड़े बेटर हो रहे हैं, चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन देशों का डिवीजन तो बहुत टाइम लगता है और वो ढंग से मिल जाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज, और फिर एक टाइम पे आते आते ऐसा हो गया कि
अफ्रीका में इलाइट्स का राज हो गया। कुछ लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं, और इन्हीं को सारा पैसा मिलता है, सारा फंडिंग मिलता है। तो जैसे कि वही चीज, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन होने लग गए कि कोई रिसोर्स चाहिए किसी को, तो पैसा लेकर आया, रिसोर्स इन्होंने दे दिया और पैसा अपने हाथ में रखा, अपनी जेब में डाला। तो चाहे कोई रिसोर्स हो, कोई खदाने हो, पेट्रोल हो, एनीथिंग, तो प्राइवेट हाथों में। और अगर कोई आदमी मना भी करे कि नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं सरकार से डील करूंगा, तो दूसरी बाकी कंपनीज खड़ी हैं उनसे डील करने के लिए, प्राइवेट लोगों से। तो ऐसा भी नहीं कि कोई अगर मना कर दे तो फिर ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस में आ गया करप्शन। तो वाइड स्प्रेड करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन अफ्रीका के कंट्रीज में। फंड्स मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, जो पैसा पब्लिक वेलफेयर में जाना चाहिए था, ये पैसा जाता है प्राइवेट हैंड्स में। कुछ लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं और इन्हीं की जेब में पैसा जाता है, जिसके चलते भी पॉवर्टी बढ़ती गई। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट कूज, क्योंकि अब हालात खराब हैं, सबको दिख रहा है कि जो राज हो रहा है ये ढंग से नहीं हो रहा है। तो अब नाराजगी है, तो एक ग्रुप इसको हटा के वो ताकत में आ जा रहा है, फिर दूसरा ग्रुप उनको हटा के ताकत में आ जा रहा है, तख्ता पलट। इसके अलावा सिविल वॉर्स, कई देशों में सिविल वॉर्स हुए, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, और इन सब के चलते खूब डिसरप्शन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। और डिटर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब इतना अनस्टेबल है इलाका, इतना अनस्टेबल इलाका है, गरीबी इतनी ज्यादा है, क्राइम भी है अच्छा खासा, और बीमारियां इतनी सारी हैं कि मलेरिया से लेके ये से लेके हर तरह की चीजें, और बाकी लड़ाइयां, सिविल वॉर्स चली रही हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। ऐसी जगहों में कोई कंपनीज, बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डीके भी होता है। जो आपने पैसा लेके पोर्ट बनवाने की कोशिश करी, रोड बनवाने की कोशिश करी, वो सब भी आपका काम खराब होता है। तो जैसे अभी ये हाल के टाइम में अफ्रीका के हम कूज देखते हैं, हाल के टाइम में सोचिए 2021 में इतने 2021-22 में इतने सारे देशों में कू हुए, तख्ते पलट हुए, और कैमरून, यहां पे सिविल वॉर हुई। और यहां पे हम सिर्फ सूडान, सिर्फ एक देश की बात करते हैं, एक देश के अंदर इतने सारे कूज मतलब जो हो चुके हैं 1950s से अगर हम देखें, जब से सूडान आजाद हुआ है। तो क्या स्टेबिलिटी होगी, क्या ये प्रोग्राम्स बनाएंगे, क्या पॉलिसीज बनाएंगे, क्या इंप्लीमेंटेशन होगा इन पॉलिसीज का, तो ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और बाकी ये बात तो है कि आप जब सारा पैसा लड़ने में लगा दोगे, जो थोड़ा बहुत पैसा आया भी है वो लड़ने में लगा दोगे, तो और कितना लॉस है आपका। इसके बाद डेट बर्डन, कि जितना आपने उधार लिया है ये उधार भी आपको चुकाना है, ये सब चीजें। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पैरिटी इन इनकम वेल्थ गैप जिस चीज को कहेंगे, ये बहुत ज्यादा है। अमीर जो हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, जो गरीब है उन पे बहुत ही ज्यादा गरीबी है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स नहीं है, मतलब ये ट्रेड में बहुत बड़ा एक ये फ्लॉ होता है। आप एक जगह से सामान दूसरी जगह बेचना चाहो तो रास्ते तो ढंग के होने चाहिए, रोड्स ढंग के होने चाहिए कि आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। अगर आप पे नदियां नहीं है सामान ले जाने के लिए, और नदियां अफ्रीका में ये इस मामले में भी डिसएडवांटेज रहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहा, तो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली नहीं है एक अच्छे खासे इलाके में, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो कितनी एजुकेशन पहुंच जाएगी वहां, कितने नए आइडियाज पहुंच जाएंगे, कितना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे, कितनी इंडस्ट्रीज चला लेंगे। सोचिए जब बिजली नहीं पहुंच पा रही है ढंग से। डिजिटल डिवाइड, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इतनी कम पहुंच पाई है, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये सब अफ्रीका ही सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। बाकी नेचुरल डिजास्टर्स तो है ही है, जो नेचुरल कैलेमिटीज चलते रहते हैं, बाकी ट्रेड बैरियर्स भी हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका के केस में, और ये तो सब लोग अफ्रीकन जानते हैं कि ये सिस्टम फॉल्टी है, और सब ने अपनी अपनी लेवल पे कोशिशें करी हैं सिस्टम को सही करने की, और बेटर हो रहा है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, सब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ है, और इसी वजह से पिछले 10-20 सालों में पॉवर्टी थोड़ा सा कम हुई है अफ्रीका में, और अफ्रीका में नए बिजनेसेस आने शुरू हुए हैं। लेकिन बात वही चीज है, आप बहुत पिछड़ चुके हैं।
तो नए लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड जो लोग आ रहे हैं, इनमें अब वर्कफोर्स बन रही है अफ्रीका की। और एक और चीज, आप जब एजुकेशन एंड एक्सेट्रा ये सब चेंजेस लाते हैं तो उसके रिजल्ट दिखने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो यहां से हमें कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पूरा एक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इधर से हम देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑर्फेनिज्म, कि आप फैमिली में ही डेथ हो गई, ये पेरेंट्स की किसी की, एजुकेशन नहीं है, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का मतलब वही उधार आपको मिल जाए कि आप अपना काम कर सकें, बिजनेस खोल सकें, एक्सेट्रा। इनहेरिटेड पॉवर्टी, कि जब माँ बाप ही गरीब थे तो आप पे बाय डिफॉल्ट आप गरीबी में ही रह गए। जब आपका फॉर्मेटिव ईयर था, जिंदगी के पहले 20 साल आपके फैसला कर देते हैं कि आप अगले लाइफ में क्या करोगे। ये 20 साल अगर आपने गवा दिए, 10-15 साल भी अगर आपने शुरू के गवा दिए, तो आप इतना पीछे हो चुके हो कि अब आप कैचअप नहीं कर पाओगे उतना। और गरीबी में ये तो चला ही जाता है। और हेल्थ इश्यूज ये अलग चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, करप्शन, डिजीजेस, ओवर पॉपुलेशन, बिग फैमिलीज, इनसफिशिएंट सोशल एड, इनसफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये सब हो गए कॉजेस। कॉजेस के चलते इफेक्ट क्या हो गए? लो इनकम रहेगा, आप डिपेंडेंट रहोगे जो थोड़ा अर्निंग मेंबर है, ड्रग अब्यूज, एंजाइटी होगा, तो आप बहुत ज्यादा ये इस चीज के चांसेस है कि आप ड्रग अब्यूज करने लगेंगे। स्टारवेशन, इलनेस, मेंटल इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्राइम रेट ज्यादा होगा, एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, पुअर हाउसिंग, खराब घर रहेंगे, लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं होंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होंगी तो और बीमारियां बढ़ेंगी और आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और इंक्रीज हो जाता है इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। जब इतनी गरीबी होती है तो युद्ध ज्यादा होते हैं, आपस में सिविल वॉर्स ज्यादा होती हैं, और टेररिज्म। दुनिया में तो ऐसे लोग तैयार बैठे हैं ऐसे गरीबों का फायदा उठाने के लिए। और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? आपको करप्शन को कम करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर फ्री में प्रोवाइड करें, थोड़ा क्रेडिट दें कि कोई बिजनेस हो सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस बेटर हो, सब्सिडीज दें एजुकेशन पे, चाइल्ड केयर पे, मिनिमम वेज लगाएं कि कोई अगर आदमी मजदूरी करता है तो इतना पैसा मिनिमम लेवल पे तो उसको देना ही देना है, मतलब इनफैक्ट मतलब मिलेगा ही मिलेगा उसे। तो इस सेंस में मिनिमम वेज लगाना चाहिए, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट लाइंस, उधार मिल सके, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू क्रिएट जॉब्स, रीडिफाइन कल्चरल नॉर्म्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस हैं ये। अब रीडिफाइन कल्चरल नॉर्म्स, इसमें जैसे एग्जांपल के सेंस में, तो जैसे एक बड़ा खर्चा होता है शादी कराने के सेंस में, तो जिन पे पैसा कम है, कंबाइंड तौर पे कुछ ऐसा जैसे सामूहिक शादियां होती हैं, तो ये कल्चरल नॉर्म्स हैं कि आप उस चीज को नॉर्मलाइज कर दो कि इतना शूशा नहीं करना है आपको शादी में, आप बिल्कुल सिंपल रखो और ऐसा वैसा। ये सब कल्चरल नॉर्म्स के एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। और कल्चरल नॉर्म्स रीडिफाइन करने में ये भी आ गया कि लड़कियों को पढ़ाया जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो कई सारे मेजर्स होते हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी कम करने के तरीके क्या हैं। तो वही चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे बेसिक चीज तो ह्यूमन डेवलपमेंट, सोसाइटी के वैल्यूज, फैमिली कल्चर, ये सब चीजें, पॉलिटिकल प्रोसेस सही हो, डेमोक्रेसी। और ये किस सेंस में बात है कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, थोड़ा सा भी किसी में अगर कुछ है तो ऊपर उभर के आ सके, तो वो उनका भी फायदा है पर्सनली, उनके घर परिवार का फायदा है कम्युनिटी लेवल पे, और वो देश के लेवल पे फायदा है। लॉज एंड रेगुलेशंस ठीक रहे, स्टेबल इकोनॉमी रहे, तो ये सब एंटी पॉवर्टी मेजर्स रहे। और जो बेसिक सोल्यूशन है उसका ये तो यही है कि आप अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करते रहें। तो ये हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर जैसे इन्होंने यही बात बोली थी कि आप अपनी इकोनॉमी को जब एक्सपैंड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट पूरे समाज को मिलेगा। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों को आप पे कर सकते हैं। लोगों को जब ये दिखेगा कि नहीं, काम करने पे पैसा मिल रहा है और काम है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वो लोग भी जो उनको पैसा मिल रहा है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रमोट होते हैं कि नहीं यार, अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिख गए तो
क्या पता ठीक ठाक कहीं नौकरी करने लग जाएंगे तो कम से कम ये गरीबी से ऊपर उभर जाएंगे, तो हमारी जिंदगी तो खट गई लेकिन शायद बच्चों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो उनका एक इंसेंटिव मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि हाँ नहीं यार पढ़ाने का फायदा होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि हम इतना पैसा लगाएं और कोई फायदा ना हो। और इस चीज का ये जो रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का रिडक्शन पॉवर्टी से जो एक रिलेशन है, ये रिलेशन भी हमें नजर आता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट अगर हम देखें 1970s के टाइम पे करीब 3.5% के आसपास रहता था, 1980s 90s तक आते आते 6% हो गया। और इसी टाइम में इंडिया का पॉवर्टी जो था काफी कम हुआ है, इट हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो यहां से हम कह सकते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं, रिसोर्सेज आते हैं जिससे और ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, और पेरेंट्स एनकरेज होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, खासतौर पे लड़कियों को भी स्कूल भेजने के लिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन तो ये हो गया एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि रोबोट्स आने लगे हैं, मशीन्स तो वैसे भी अच्छे खासे जॉब्स कितने ले चुकी हैं, अब रोबोट्स आने वाले हैं विद एआई पावर्ड। तो अब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने वाली हैं, मतलब इनफैक्ट आ गई हैं, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग अभी भी एक बहुत छोटे लेवल पे है। जब कभी आगे के टाइम में ये ऐसे कार्स बसेस अच्छा खासा सेल्फ ड्राइविंग हो जाएंगी, डिलीवरी बॉयज और इन सब की जगह रोबोट्स आने लग जाएंगे, वेयर हाउसेज में और जगह जगह शॉपिंग मॉल्स और ऐसी जगहों में जहां सब काम आदमी करते हैं, जब रोबोट वाला सिस्टम हो जाएगा कि सब जगह क्यूआर कोड है, बार कोड है और सब ऑटोमेटिक है, सीसीटीवी लगे हैं और रोबोट संभाल रहे हैं, तो फिर और क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो इस सेंस में एक जो दुनिया के जितने बड़े थिंकर्स हैं सबके आगे ये एक बात है कि सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन वही आता है कि इंसान वो काम करे जो इंसानों वाला काम हो, जो रोबोट ना कर पाए, किसी भी सेंस में हो सकता है। स्पोर्ट्स खेलना, गाना, नाचना, पेंटिंग, आर्ट्स, लिटरेचर पढ़ना, थिंकिंग करना, फिल्म मेकिंग करना, गाने लिखना, समझ रहे हैं, ऐसी वाली चीजें, थोड़ा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, इस ऐसे वाले वर्क प्रोसेस में जुड़ना, ये एक स्कोप है। वरना बाकी जो काम मशीन कर सकती है वो काम तो मशीन ले लेगी। तो एक तरफ ये भी एक उस भविष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी बात है कि लोगों को पैसा देना जरूरी है, गरीबी कम करना जरूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि तभी जब लोग पढ़ेगा, रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, तभी अच्छे टैलेंटेड लोग उभर के सामने आएंगे, तभी नए इनोवेशंस होंगे। तो इस सेंस में एक सपना देखा जाता है, और इस सपने के बारे में देखते हैं। इस सपने को हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बहुत चैलेंजेस हैं इसके लिए, लेकिन ये एक सपना है। ठीक है, तो ये सपना जरा देखते हैं कि है क्या। और ये सपना आज का सपना नहीं है, ये सपना सदियों से कई थिंकर्स, फिलोसोफर्स ये सपना देख चुके हैं, बस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सेंस ये है कि पहली बात तो यूनिवर्सल है कि जितने भी लोग हैं सबको पैसा मिलेगा, एक डेफिनेट अमाउंट कि आपको जीने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, कि आपको उतना पैसा मिल जाए तो आप खा सको, रह सको ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि लैविशली, मतलब बेसिक लेवल इतना पैसा सबको दिया जाएगा इन कैश पेमेंट्स, या फिर सबके अकाउंट में आएगा इंडिविजुअल बेसिस पे। ऐसा नहीं कि फैमिली के बेसिस पे कि 5 लोग हैं तो 5 लोग का पैसा फैमिली के हेड को दिया गया, ऐसा नहीं, हर किसी को इंडिविजुअली, कि हर किसी के इंडिविजुअल नीड्स तक पूरे हो सके। और ये पीरियोडिक नहीं, मतलब ये पीरियोडिक होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में दे दिया, आपको हर महीने महीने मिलेगा, और ये अनकंडीशनल होगा, आपको पैसा वापस नहीं करना कभी, और कैसे भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपको हिस्से का जो पैसा मिला आपने क्या किया उसका। तो ये ख्याल है, ये एक सपना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि लोगों को इतना पैसा मिलते रहे कि उनका जीवन यापन होता रहे बेसिक लेवल पे। और जब बेसिक लेवल पे उनका जीवन यापन होता रहेगा तो उन पे टाइम मिलेगा। बात ये, आप किसी को पैसा दे के 2 काम कर रहे हो। पहला तो आप उसका नीड्स सेटिस्फाई कर रहे हो, दूसरी चीज आप उसका टाइम बचा रहे हो। अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे तो
आप उसको क्या उम्मीद कर रहे हो, वो क्या स्किल नया सीख लेगा, क्या नया स्किल वो नया डेवलप कर लेगा? क्योंकि उसमें पैसा है नहीं, तो उसे पैसा कुछ तो कमाना है। वो कुछ पैसा कमाने के लिए इसे कुछ भी काम करना पड़ेगा, जिसमें इसका टाइम भी गया, मेहनत भी गया, और जो थोड़ा बहुत पैसा आया उस तो बचे हुए टाइम में, बचे हुए मेहनत में वो क्या कर देगा? तो दोनों तरीके से ही बचाता है आपको अगर डेफिनेट लेवल ऑफ पैसा मिल गया कि सर की छत सरकार देगी, ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कुछ चैलेंजेस हमेशा बोलेगा कि ये कैसे काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दुनिया में कई जगहों पे इसके टेस्ट ट्रायल्स हो चुके हैं, हिंदुस्तान में भी टेस्ट ट्रायल इसका हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अलास्का के इलाके में परमानेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कि स्टेट ऑयल रेवेन्यू आता है तेल बेच के, उसका एक डेफिनेट पोर्शन दे दिया गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए, लोकल जितने भी वहां के लोग हैं। स्टॉकटन कैलिफोर्निया, यहां पे फिनलैंड में 2017 में ये स्कीम शुरू हुई थी, जहां 2000 उनकी जो भी करेंसी है यूरो, 2000 यूरो इनको दिए गए, और इस सेंस में 560 यूरोस पर मंथ। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे ये टेस्ट ट्रायल्स किए गए यूबीआई के, ठीक है। फिनलैंड में जैसे ये चीज हम देख चुके हैं, और बाकी कीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, सब जगह ये चीज हुआ है। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ा है? तो फर्क में कुछ खास चीजें, तो ये कुछ हुआ हो यूबीआई से, ये कुछ ना हुआ हो, कुछ चीजें तो हुई हैं, उस चीज को देखते हैं। पहली चीज तो ये जरा क्लियर है, क्राइम रेट, जहां पे भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम अप्लाई किया गया वहां का क्राइम रेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, क्राइम रेट कम हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्राइम रेट, जैसे नामीबिया बेसिक इनकम पायलट जब किया गया, तो नामीबिया में ओवरऑल क्राइम रेट में 42% की कमी आई, ठीक है। तो ये क्राइम रेट के सेंस में अलग अलग जगहों पे देखा गया। क्राइम रेट, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, मूड घर का थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा ठीक ठाक मूड में है घर, तो डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम रेट, ये सब कम हुआ। दूसरी तरफ जो बच्चों का एजुकेशन का लेवल, ये इंप्रूव हुआ। और दूसरी बात, बच्चे ज्यादा अटेंड कर पाए स्कूल्स, और इनफैक्ट जैसे लड़कियां 30% मोर एनरोल्ड गर्ल्स, लड़कियों का एजुकेशन में आना ये काफी ज्यादा बढ़ गया। और जो स्कूल से ड्रॉप आउट था, ये ड्रॉप आउट रेट कम हो गया। जैसे कि नामीबिया में जो पायलट किया गया, तो स्कूल में जो नॉन अटेंडेंस था, इट रिड्यूस्ड बाय 42%। तो जो गरीब लोगों के अंदर ये चीज होती है कि अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अब हो गई पढ़ाई, अब जाके काम करो कि दो चार पैसे कमाओ। अब जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के चलते बच्चे को भी एक डेफिनेट अमाउंट मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में दे सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है उससे एजुकेशन जो छूट जाती थी, वो एजुकेशन अब छूट नहीं रही है। किताबें आ रही हैं, ठीक है, बच्चों के जूते खरीद दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें करी गई, ये सब चीजें सबने ऑब्जर्व करी, और इस चलते जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सेंस में, ये अक्सर कई लोग कहा करते थे कि अगर लोगों को फ्री में पैसा मिलने लग गया तो काम कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का दिया गया। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उनको डेफिनेट लेवल ऑफ मनी मिला। एक चीज है, जो अमीर लोग हैं, क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? है पैसा मेरे पे, काम करना छोड़ दिया, मैंने तो खूब 10 करोड़ कमा लिया, आज से दुकान बंद। उसने 10 करोड़ कमा लिए, लेकिन फिर भी सुबह 6 बजे उठ के दुकान पे खड़ा रहता है वो रात 11 बजे तक। क्यों? कुछ है जो उसे अंदर से एक्टिवेटेड है कि नहीं, मरते दम तक वो चाबी लेके, हमने तो कमा लिया ना 100 करोड़, क्यों नहीं बंद कर देते दुकान 4 दिन के लिए? क्यों तुम्हारा इतना कुछ है ना जो आपके अंदर वो ऑफ नहीं हो रहा है? अमीर लोग के पे लॉजिक क्यों नहीं आता है कि आप तो अमीर हो, आप काम करना छोड़ दोगे, आप पे तो पैसा आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, पैसे की भूख होती है, और पैसे की भूख बढ़ती है जब आप पे पैसा आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग होंगे ऐसे कि हमें पैसा मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जाते थे घास काटने जाते थे, लेकिन हमें पैसा मिल रहा है तो अब हम घास काटने नहीं जा रहे हैं, हमें वो काम में मजा नहीं आता है। तो आपको ये लग सकता है कि यार ये आदमी काम नहीं कर रहा, फ्री फोकट बैठा है,
लेकिन काम नहीं कर रहा तो कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। फिल्में ही देखेगा, फिल्में ही देख देख के क्या पता उसी में कुछ करे, गाने लिखने लग जाए, कुछ करने लग जाए। खाली बैठा रहेगा तो कम से कम किसी बीमार की सेवा ही कर दे। आपने टाइम तो बचा ना उसका। सोशल कोहेजन, ये जो चीज मैंने बोली, ये सोशल कोहेजन भी उसी का एक इफेक्ट है। कुछ तो करेगा वो, आपने उसका टाइम खाली कर दिया। और ऐसा नहीं कि सब लोग काम छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पैसा आया वो पैसा सेविंग में अब आया। आप इस नजर से देखो ना कि 4,000 मैं कमाता हूं, मेरी वाइफ 4,000 कमाती है, सरकार से 2,000 रुपए अगर आ जाता है तो 2,000 रुपए सेविंग हो गया ना। वो 2,000 से वो एजुकेशन पे, इसके जूतों पे, इसके किताब पे खर्च हो गया, थोड़ा बच भी गया, तो काम थोड़ी छूट जाएगा, वो एडिशनल है। तो ये भी तो सोचने का तरीका है। और एक और चीज ये भी बहुत माना गया कि ड्रग, ये सब लोग ड्रग्स करने लग जाएंगे, दारू पी के उड़ा देंगे। कितने लोग हैं ऐसे? कुछ होंगे, नो डाउट हैं, लेकिन जो पायलट ये किया गया, ये देखा गया कि दारू कितना लोग पी गए अलग बात है, लेकिन बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव हुई, क्राइम रेट कम हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हुए हैं। कि 4 महीने, ये 6 महीने अचानक से डोमेस्टिक वायलेंस 50% पे आ गया। बहुत बड़ी बात है। अब ये चैलेंजेस हैं, तभी तो मैंने इसको कहा ये सपना देखते हैं, ये सपना है। और पहले तो यही देखते हैं क्या क्या है। जिनको ये बेनिफिट मिल रहा था उनसे जैसे पूछा जा रहा है कि आप अपने लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं, तो लाइफ के सेटिस्फैक्शन लेवल इंप्रूव हो रहा है, मूड इंप्रूव हो रहा है लोगों का, और टेंशन कम हो रही है लोगों की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो जितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से हमारा खर्च चल रहा है, ये लोगों का संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज के हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर, एक बात सच है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए जितना पैसा चाहिए, इतना एग्जैक्टली पूरा का पूरा पैसा आ पाएगा कि नहीं, कहां से आ पाएगा, आई डोंट नो। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि जो अमीर लोग हैं, जो सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे जितना टैक्स लिया जाना चाहिए उतना टैक्स सरकार नहीं ले पाती, दुनिया भर की सरकारें नहीं ले पाती। ये बात एक फैक्ट, प्रूवन फैक्ट है, और सबके सामने है, कोई साबित करने की भी जरूरत नहीं, सबके सामने है, दुनिया के सामने है। आप YouTube पे बस एक बार टाइप कर दो कि हाउ रिच पीपल अवॉइड टैक्सेस, आपको 20 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो पूरा साबित करके कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या सच में ऐसा है। जी हाँ, ऐसा है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, हर चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। तो और ऐसा, ये लूपहोल्स हैं, कानूनी लूपहोल्स हैं। अब जैसे आप पे जो सबसे अमीर लोग हैं, मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया था कि जो जिन पे बेतहाशा पैसा, बिलियनियर्स हैं, उनका पैसा बिलियंस में है, और किस सेंस में? शेयर्स। उन पे टैक्स नहीं लगता, क्यों? क्योंकि सर ये तो शेयर्स है, ये तो इमेजिन्ड रियलिटी है, तो इमेजिन्ड रियलिटी पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन उन्हीं शेयर्स को आप एज अ सिक्योरिटी रख के बैंक से 100 करोड़ रुपए उधार ले लोगे, और 100 करोड़ में आप खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे, हवाई जहाज में चलोगे, और सरकार आपसे टैक्स लेने आएगी तो आप कहोगे देखिए सर ये तो उधार का है। और सही उधार कहां से आया? हमने शेयर्स गिरवी रखे। तो सरकार भी, भाई बात गलत नहीं है। अगर आपने ये रूल बना दिया है कि शेयर्स पे टैक्स नहीं लगेगा, और जब इलन मस्क को जब ये ट्विटर खरीदना था तो उसने क्या कैश दे के खरीदा है? शेयर्स तो दे के खरीदा है, ये तो पूरी दुनिया के सामने है ना। तो उन्हें शेयर्स दे के तो खरीदा है, अच्छा खासा पोर्शन शेयर्स दे के खरीदा है। और ये तो इलन मस्क का, बस मैंने नाम ले लिया, एग्जांपल ले लिया, ऐसे ना जाने कितने ट्रांजैक्शन है जो कि शेयर्स को कोलैटरल रख के किए जाते हैं कि हम अपने इतना वर्थ ऑफ 10 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स आपको दे रहे हैं। और ठीक है, तो ये तो दुनिया के सामने ये फॉल्ट है ना। और इसी तरीके से जैसे एग्जांपल आप कभी YouTube पे सर्च करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ऑल द बिलियनियर्स टू पे देयर टैक्सेस। इनका 15% या 12% टैक्स होता है, कोई देता नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होके कह रहे हैं कि हम सिर्फ 7% लेंगे, अब तो आके दे दो टैक्स, हम आप पे फाइन भी नहीं लगा रहे, लेट फीस भी नहीं लगा रहे, कुछ नहीं, सिर्फ 7% की फैसिलिटेट कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ नहीं आने से अच्छा है कुछ तो आए।
डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे खड़े होके कि एटलीस्ट गिव 7%। और किस कंपनी के हेडक्वार्टर कहां है, किस कंपनी का क्या है, वो सब तो सब दुनिया के आगे है। ठीक है, एक स्पेशल जरूर देखिएगा। इसी तरह टैक्स एग्जेम्पशन इसे कहते हैं, जॉन ऑलिवर। हम टैक्स तो देखिए लेना चाहिए सबसे, वो तो बात है ही, उसमें कौन गलत कह रहा है। और ऐसे मूवमेंट्स चलते हैं कि ये कंपनी जो है ने हेडक्वार्टर वहां बना रखा है और वहां पे के आइलैंड्स में कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो ये सब ब्लैक मनी है, ऑफशोर मनी है, और ये इन कंपनीज को वापस लाया जाए और यहाँ के टैक्स रेट से दिया जाए टैक्स। तो ये तो कितने सारे लोग कैंपेन करते हैं, ये बातें बोलते ही हैं, और सरकारों को करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि बस वो दिखाती है हमारा हेडक्वार्टर यहाँ स्विट्जरलैंड में टैक्स लगता ही नहीं, गिना चुना थोड़ा टैक्स लगता है, तो हम वहां टैक्स देंगे क्योंकि हमारा मेन कंपनी तो वहां है, मेन जो हेड ऑफिस है। और इसके रूल्स जो हैं वो इतने फ्लॉड सिस्टम्स हैं, अमीरों का जो सिस्टम होते हैं वो बहुत फ्लॉड हो सकते हैं। जैसा कि हमने यही देखा कि खदान है, खदान से सोना निकाला जा रहा है या लिथियम या जो भी निकाला जा रहा है, तो उसका पैसा सरकारी फंड में आना चाहिए ना, प्राइवेट हाथों में क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वो बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये आइलैंड्स बनाए ही गए थे इस वजह से कि ये हो पाए, पॉसिबल हो पाए, क्योंकि दुनिया में रूल्स कौन बनाता है, जो टॉप लेवल के जो पावरफुल लोग हैं ये रूल्स बनाते हैं। तो ये अपना हिसाब से चीजों को मैनेज करके चलते हैं। और आप कभी भी वर्ल्ड में सिर्फ ये, अब क्योंकि थोड़ा मीडिया खुला है इस वजह से आप ये खबरें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन ये बात सच है कि ये सिस्टम फ्लॉड है। और ये चीजें आप बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा इसकी बातें कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। आप फर्जी फर्जी की बातें सुनते रहेंगे, इस सिंगर ने ये किया, इस स्पोर्ट्समैन ने ये किया, वो किया, 10 तरह के ऐड दिखाते रहेंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपको, जैसे ये यूबीआई का पायलट कहाँ कहाँ हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन है, ये सब चीजें नहीं बताएं, क्योंकि मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इनमें इनको चलाने के लिए बेतहाशा पैसा चाहिए और बेतहाशा आपको पावर भी चाहिए कि आप सब जगह से फाइलें क्लियर करा के आप चैनल चला रहे हैं। तो ये सब चैनल्स, बड़े बड़े चैनल से भी, डिज्नी, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जो जितने बड़े बड़े लेवल के हैं, किसके हैं? इन्हीं लोगों के हैं। तो ये अपने अखबारों में थोड़ा बहुत लेवल पे आजादी है कि चलो एडिटर ने अपने मन से लिख दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो इस चीज पे वो चला दे, कोई अभियान चला दे, क्योंकि जो अभियान चलाने लगेगा जो एडिटर, वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा थोड़े टाइम में। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अब ये पॉवर्टी के हमने सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते वो बेटरमेंट होगा, मतलब लोग पॉवर्टी से निकलेंगे। तो ये चीज तो है, साथ ही साथ ये है कि आपको सरकार के लेवल पे आपको भी लोगों की मदद करनी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग को स्किल मिले, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, उनको थोड़ा उधार मिल सके, आराम से थोड़ा उधार मिल सके, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सके, और एक गाइडेंस देने के सेंस में भी कि एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करके, जो छोटे लेवल पे अब कोई चाह रहा है कि हम यहाँ से इस जगह पे ये उगता है, तो हम ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसी मशीन लगा दें कि हम ये कुछ बनाने लग जाएं, तो कुछ गाइडेंस के सेंस में भी मिल सके कि हाँ आप लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें सरकार का काम है। तो कुछ हम योजनाएं देखते हैं सरकार की, तो जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा, बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये इसका नाम बन गया मनरेगा। तो ये 100 दिन का रोजगार देते हैं, कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा, और इसमें मैक्सिमम लोग जिनको 100 मतलब काम कराया जाता है, पैसा दिया जाता है दिहाड़ी, तो मैक्सिमम लोग शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और वुमेन है, मैक्सिमम लोग जिनको फायदा मिलता है। तो उनको जो पैसा मिला, उनसे उनका जीवन यापन में आसानी हुई, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, उनके हेल्थ में, एजुकेशन में, बच्चों के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प हो रहा है ऐसे लोग, और ये गांव में मिलता है। तो जो लोग गांव से मतलब ये माइग्रेट करके शहर में नहीं आ सकते हैं,
और गांव में ही गरीब हैं, तो गांव में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। एंड वही है, लोगों को एम्पावर करो। अब जैसे आप ये बात बोल सकते हैं, आप लोगों को फ्री में पैसा दे रहे हो, तो कम से कम काम करा के दे रहा, तालाब उनसे खुदवा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सेंस में अगर हम देखें तो ये भी देखना कि सूखा क्यों पड़ रहा है, सॉइल इरोजन होता है, तो किस जगह में सॉइल इरोजन किस सेंस में होता है, तो कैसे उसे रोका जाए, कहां पे तालाब बनवा दिए जाएं, कहां पे थोड़े पेड़ लगवा दिए जाएं, कहां पे थोड़ा ये सब चीजें हो जाएं। करीब करीब 5 करोड़ घरों को फायदा इससे हुआ है मनरेगा की स्कीम से, जिसमें 23% शेड्यूल कास्ट के लोग, 17% शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन 53%। 2005 कांग्रेस। ठीक है, तो वेजेस इसके बढ़ाए गए, जैसे 2006-07 में 65 रुपए मिलते थे दिन के, अब दिन का 132 रुपए कर दिया गया 2013-14 के आसपास। वेज रेट ऑफ अनस्किल्ड लेबर ये थोड़ा सा बढ़ाया गया, तो इससे हरियाणा में पर डे 280 रुपए करीब, कि आप वहां अगर लेबर हायर करते हैं तो 280 रुपए आपको देना पड़ेगा, और वो क्लेम कर सकता है कि ये रेट है, सरकार ने ये रेट डिसाइड किया, तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। और झारखंड में 168। तो इस सेंस में अलग अलग राज्यों के लेवल पे ऊपर नीचे, लेकिन मोर और लेस एक डिसाइड किया गया कि अगर आप एक लेबर को हायर करते हैं तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि लोग अपना बिजनेस खोल सकें, अपना कुछ ट्रेडिंग कर सकें, तो कुछ स्मॉल बिजनेस या स्मॉल इंडस्ट्री खोल सकें। मोर और लेस यही चीजें यहां पे करेगी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें भी यही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, और थोड़ा बैंक से आराम से क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए, थोड़ा सब्सिडी सरकार दे दे, तो आप कोई मतलब वही चीज, थोड़ा चीजें इकट्ठा करके अगरबत्ती बनाने लग गए कुछ लोग धूपबत्ती बना रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा होके थोड़ा वो बांस ले आते हैं, उसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक कुछ ऐसा करके वो शोकेस बना दिया। तो हेल्प करना उनको कि आप थोड़ा सा, आपको उधार दे दें, थोड़ा सा गाइडेंस दे दें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कि गांवों के इलाकों में पानी का व्यवस्था थोड़ा सा सही करें, थोड़ा बिजलीकरण किया जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन। अंत्योदय अन्न योजना की जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, इनको खाना बांटना, अनाज बांटना। और इसी तरीके से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना की गरीबों को एक रहने की जगह मिल जाए। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो सरकारी पावर्टी मेजर्स हैं। तो एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ